स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर सीपी कुलश्रेष्ठ आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने कंपनी की विशेषताओं और तथा कंपनी के विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण को समझा था। आज हम सार्वजनिक और निजी कंपनियों के बारे में अध्ययन करेंगे और निजी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर को समझेंगे। कंपनी में जनता की सहभागिता या सदस्यों की संख्या के आधार पर हमने कंपनियों को 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला सार्वजनिक या पब्लिक कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी और तीसरा एक व्यक्ति कंपनी के रूप में हमने उनको 3 भागों में बांटा था। पहला इसमें प्रकार आपका आता है प्राइवेट कंपनी, जिसको हम निजी कंपनी या अलोक कंपनियों के रूप में जानते हैं। इसका कंपनी प्रारूप में एक विशेष स्थान है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिससे इसको सार्वजनिक कंपनियों की तुलना में कुछ विशेषाधिकार तथा छूटें भी प्राप्त हैं। निजी कंपनी की हम परिभाषा की बात करें तो कंपनीज एक्ट के अनुसार ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज़ ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच एंश्योर्स द फॉलोइंग बाय इट्स आर्टिकल्स। कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है तथा जो अपने अंतर नियमों के द्वारा निम्न प्रावधान करता है। नंबर 1, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी, अपने अंशों यदि कोई हों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। सबसे पहला प्रतिबंध अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध। नंबर 2, limits the number of its members to 200 except in case of one person company, अपने सदस्यों की संख्या एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर 200 तक सीमित रखती है। और नंबर 3, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company, अपने प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है। तो कंपनी अधिनियम की धारा 268 के अनुसार एक निजी कंपनी वह कंपनी है जो अपने अंतर नियमों द्वारा कुछ प्रतिबंध लगा देती है, जिसमें पहला अपने अंशों के अधिकार पर हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध, अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित रखना और अपने प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है। जनता को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। अपने अंशों और ऋण पत्रों अगर कोई है तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए निमंत्रण पर निषेध लगाती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या की गणना करते समय कुछ सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, जिसमें पहले हैं ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं और कंपनी के सदस्य या शेयर होल्डर्स भी हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी न होते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त यदि 2 या अधिक संयुक्त रूप से कंपनी के अंशधारी हैं तो उन सदस्यों की गणना करते समय उन संयुक्त अंशधारियों को एक ही सदस्य गिना जाएगा। ये संशोधन कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित किया गया है। परिभाषा और विशेषताओं के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 268 के अनुसार अन्य प्रावधानों और नियमों के आधार पर हम एक निजी कंपनी की बहुत सारी विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं, जिसमें
सबसे पहली विशेषता अंश अंतरण पर प्रतिबंध है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। इस विशेषता के अनुसार यह अपने अंशधारियों के अंशों के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। प्रतिबंध का अर्थ निषेध नहीं है, लेकिन प्रतिबंध का मतलब ये जरूर है कि अपने अंतर नियमों के प्रावधानों के अनुसार सदस्य अपने द्वारा धारित अंशों को कुछ निश्चित प्रतिबंधों या शर्तों के अंतर्गत ही अंतरित या ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम में इस प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख नहीं है, किंतु कंपनी अपने अंतर नियमों में कुछ प्रतिबंधों का उल्लेख कर सकती है, यानी कि उसको प्राइवेट कंपनी को अपने अंतर नियमों में प्रतिबंधों का उल्लेख करना होगा। तो पहली विशेषता हुई अंश अंतरण पर प्रतिबंध। नंबर 2, रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध। निजी कंपनी के न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या का उल्लेख कंपनी अधिनियम में किया गया है, परंतु सदस्यों की संख्या का यह प्रावधान उन निजी कंपनियों पर लागू नहीं होता जो एक व्यक्ति कंपनी के रूप में पंजीकृत करवाई जाती है। एक व्यक्ति कंपनी में तो न्यूनतम और अधिकतम संख्या केवल एक ही रहती है, लेकिन इसके अतिरिक्त सभी निजी कंपनियों में न्यूनतम 2 सदस्य होने आवश्यक हैं और अधिकतम संख्या 200 तक सीमित रखनी पड़ती है। लेकिन ऊपर बताए गए जो प्रावधान हमने देखे थे परिभाषा के अनुसार 200 सदस्यों की संख्या को गिनती करते समय इसमें कुछ सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, जिसमें पहले कंपनी के वर्तमान कर्मचारी जो कंपनी के सदस्य भी हैं या जिनको हम शेयर होल्डर्स भी मानते हैं, और दूसरा वे जो कंपनी के भूतपूर्व कर्मचारी थे जो कंपनी में कार्य करते समय भी कंपनी के सदस्य या अंशधारी थे, अब नौकरी छोड़ने के बाद भी कंपनी के सदस्य या अंशधारी बने हुए हैं। तीसरी विशेषता प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निमंत्रण पर निषेध है। प्रोविजन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज। प्रत्येक निजी कंपनी अपने प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जन सामान्य को आमंत्रित नहीं कर सकती है। उसके अंतर नियमों के द्वारा निषेध भी लगाया जाना आवश्यक होता है। इसके अनुसार कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों यानी अंशों या ऋण पत्र के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। चौथी विशेषता प्रोविजन ऑन इन्विटेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। जनता से धन निक्षेप आमंत्रित तथा स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस पर भी निषेध लगाया गया है। कोई भी निजी कंपनी जनता से पब्लिक डिपॉजिट्स धन निक्षेप आमंत्रित तथा स्वीकार नहीं कर सकती। निजी कंपनी केवल अपने स्वयं के सदस्यों से ही पब्लिक डिपॉजिट्स आमंत्रित या स्वीकार कर सकती है। ये भी एक निषेध लगा दिया गया है। पांचवी विशेषता अंतर नियमों की है। आर्टिकल्स, पार्षद अंतर नियम। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने स्वयं के अंतर नियम बनाने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक निजी कंपनी को धारा 268 में कुछ प्रतिबंध, सीमाएं तथा निषेध अपने अंतर नियमों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने पड़ते हैं। इसलिए प्रत्येक निजी कंपनी को अपने मौलिक रूप से पार्षद अंतर नियम बनाने होंगे। अगली विशेषता के रूप में हम न्यूनतम सदस्य संख्या की बात कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स, न्यूनतम संख्या में अभिदाता तथा सदस्य। किसी भी निजी कंपनी के समामेलन हेतु कम से कम 2 व्यक्तियों या शेयर होल्डर्स द्वारा सीमा नियम पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। कंपनी के समामेलन के उपरांत ये दोनों अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य बनते हैं।
समामेलन के बाद उस एक व्यक्ति की कंपनी की दशा में केवल एक व्यक्ति ही सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है, लेकिन उस एक व्यक्ति कंपनी का वही अभिदाता ही अकेला सदस्य माना जाता है। तो न्यूनतम सदस्य संख्या एक निजी कंपनी में कम से कम 2 होती है। अगली विशेषता के रूप में न्यूनतम एवं अधिकतम संचालक, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की हम बात करें, प्रत्येक निजी कंपनी में न्यूनतम 2 संचालक होने अनिवार्य हैं। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में तो एक संचालक अनिवार्य है, लेकिन सभी प्रकार की निजी कंपनियों में अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। कोई भी कंपनी 15 से भी अधिक संचालक नियुक्त कर सकती है, किंतु ऐसा करने से पूर्व कंपनी को विशेष संकल्प पारित करना होता है। अगली विशेषता एडिशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स विद द नेम, नाम के साथ कुछ शब्दों को जोड़ना आवश्यक होता है निजी कंपनियों के लिए। प्रत्येक निजी कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ेगी, किंतु एक व्यक्ति कंपनी को अपने पंजीकृत नाम के अंत में इन शब्दों के साथ साथ ओपीसी 1 पर्सन कंपनी भी जोड़ना पड़ता है। तो यह आवश्यक है कि प्रत्येक कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड शब्द आएगा। और अंतिम विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि नो प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस नहीं। कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। आप जानते हैं कि प्रॉस्पेक्टस अपने अंश और ऋण पत्रों के क्रय के लिए जब जनता को आमंत्रित करना होता है तब जारी किया जाता है, अतः यह प्रविवरण भी निर्गमित नहीं कर सकती। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी हो, सभी कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अधीन ही संचालित की जा सकती हैं, किंतु निजी कंपनियों को कुछ विशेषाधिकार एवं छूटें प्रदान की गई हैं जिसका लाभ उठाने का उनको हक प्राप्त है। इन विशेषाधिकारों एवं छूटों का लाभ सामान्यतः केवल उन्हीं निजी कंपनियों को उठाने का हक है जो किसी भी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनियां नहीं हैं, अर्थात स्वतंत्र निजी कंपनियां हैं। यानी कि केवल स्वतंत्र निजी कंपनियां ही उन विशेषाधिकार और छूटों का लाभ उठा सकती हैं। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उन निजी कंपनियों को कौन कौन सी छूटें और विशेषाधिकार प्राप्त हैं सार्वजनिक कंपनियों की तुलना में। तो सबसे पहली बात न्यूनतम सदस्य संख्या की है। धारा 3(1) के अनुसार एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम 2 सदस्यों की ही आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात प्रॉस्पेक्टस की है, प्रविवरण की है। धारा 23(1) कहती है कि एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती तथा उसको प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी को जनता से प्रतिभूतियां आमंत्रित करनी पड़ती हैं। उसमें पैसा लगाने के लिए ऋण अंशों और ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित करना पड़ता है, इसलिए उसे प्रविवरण जारी करना पड़ता है। लेकिन धारा 23(1) में एक निजी कंपनी को प्रविवरण जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात मिनिमम सब्सक्रिप्शन की है, न्यूनतम अभिदान की है। धारा 39 कहती है कि एक निजी कंपनी को बिना न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए ही प्रतिभूतियों का आवंटन कर सकती है। यानी न्यूनतम अभिदान प्राप्त करने के लिए जनता को आमंत्रित करना नहीं होता है, इसलिए वो बिना जनता को आमंत्रित किए, बिना न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए ही प्रतिभूतियों का आवंटन कर सकती है। जबकि सार्वजनिक कंपनी जब तक जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर दे तब तक वह न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त नहीं कर सकती है। चौथी बात
संचालकों की न्यूनतम संख्या के बारे में है। ये भी एक विशेषाधिकार तथा छूट प्राप्त है। धारा 149(4) कहती है कि एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर प्रत्येक निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने आवश्यक हैं, किंतु सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 3 संचालक होने आवश्यक हैं। तो ये संचालकों की संख्या के बारे में भी निजी कंपनी को विशेषाधिकार तथा छूट प्राप्त है। अगली विशेषाधिकार या छूट के रूप में बारी से निवृत्त होने वाले संचालकों की बात है। रोटेशनल डायरेक्टर, धारा 152(6) कहती है कि किसी भी निजी कंपनी में बारी बारी से निवृत्त होने वाले, रिटायरिंग बाय रोटेशन, जिसको हम रोटेशनल डायरेक्टर्स के रूप में जानते हैं, होने वाले संचालकों की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है, किंतु प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के कुल संचालकों में से कम 2/3 संचालक बारी बारी से निवृत्त होने वाले अवश्य होने चाहिए। ऐसे संचालकों में से 1/3 संचालक प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा के समय निवृत्त होते हैं। अगला विशेषाधिकार और छूट के रूप में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की हम बात करें तो सेक्शन 149(4) धारा 149(1) कहती है कि एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर, धारा 149(4) के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग या वर्गों की सार्वजनिक कंपनियों के संचालक मंडल के कुल संचालकों में से कम 1/3 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होने चाहिए, किंतु निजी कंपनियों के संचालक मंडल में स्वतंत्र संचालक होने अनिवार्य नहीं है। अगले विशेषाधिकार और छूट के बारे में स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, लघु अंशधारियों के संचालक के बारे में बताया गया है। विशेषाधिकार दिया गया है किसी भी निजी कंपनी के लिए लघु अंशधारियों में से कोई संचालक नियुक्त करना आवश्यक नहीं है, किंतु सभी सूचीबद्ध कंपनियों को लघु अंशधारियों में से भी एक संचालक नियुक्त करना आवश्यक हो जाता है यदि कम से कम 1000 लघु अंशधारी अथवा कुल लघु अंशधारियों में से कम 10% अंशधारी उनमें से संचालक नियुक्त करने का नोटिस देते हैं। तो धारा 151 तथा नियम 151 के अनुसार लघु अंशधारियों में से भी कोई संचालक नियुक्त करना आवश्यक नहीं होता। अगला विशेषाधिकार या छूट के रूप में नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स की बात है। संचालक पदों की संख्या, धारा 165 कहती है प्रत्येक निजी कंपनी किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना संचालक नियुक्त कर सकते हैं जो अधिकतम 20 कंपनियों में संचालक पद धारित करने का इरादा रखता है, किंतु कोई भी सार्वजनिक कंपनी केवल उन्हीं व्यक्तियों को संचालक पद पर नियुक्त कर सकती है जो अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियों या उनकी सहायक कंपनियों में संचालक पद धारित करने का इरादा रखते हैं। यानी कि निजी कंपनी में तो 20 कंपनियों में भी संचालक पद धारित करने का इरादा रखा जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में जो 10 सार्वजनिक कंपनियों या उनकी सहायक कंपनियों में ही संचालक पद धारित करने का इरादा रखते हैं, केवल उन्हीं को संचालक नियुक्त किया जा सकता है। अगला विशेषाधिकार या छूट की मैनेजरियल पर्सनल के बारे में है। सेक्शन 2031 और रूल MR8 एंड MR8A के अनुसार केवल सूचीबद्ध कंपनियों तथा 10 करोड़ रुपए या अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी वाली कंपनियों को ही मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त करने पड़ते हैं, जिनको हम की मैनेजरियल पर्सनल कहते हैं। वो केवल सूचीबद्ध कंपनियों तथा 10 करोड़ रुपए या अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी वाली कंपनियों को ही मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी
नियुक्त करने पड़ते हैं, किंतु निजी कंपनियों में मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त किया जाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि 5 करोड़ रुपए से अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी वाली सभी कंपनियों को कंपनी सचिव की नियुक्ति अवश्य करनी पड़ती है। तो ये मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के बारे में ये विशेषाधिकार है। प्रबंधकीय पारिश्रमिक की हम बात करें तो धारा 197 सेक्शन 197 के अनुसार कोई भी स्वतंत्र निजी कंपनी या उसकी सहायक निजी कंपनी अपने शुद्ध लाभों के 11% से अधिक राशि का भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है, भुगतान कर सकती है, किंतु सार्वजनिक कंपनी को 11% की सीमा के भीतर ही प्रबंधकीय पारिश्रमिक देना होगा। यानी कि एक विशेषाधिकार है कि 11% से ज़्यादा भी अपने लाभों का, शुद्ध लाभों का प्रबंधकीय पारिश्रमिक एक निजी कंपनी दे सकती है। अगला विशेषाधिकार या छूट फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में है कि कोई भी निजी कंपनी अपने अंशों के क्रय के लिए किसी को भी कितनी भी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, अपने ही अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, किंतु सार्वजनिक कंपनी इस अधिनियम के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर ही इस प्रकार की वित्तीय सहायता दे सकती है। तो वित्तीय सहायता के बारे में भी ये विशेषाधिकार निजी कंपनी को प्राप्त है। अगला विशेषाधिकार कोरम के बारे में है। कोरम, जिसे हम कार्यवाहक संख्या के रूप में जानते हैं, कार्यवाहक संख्या किसी भी सभा की व्यवस्था को, कार्यवाही को चलाने के लिए जो न्यूनतम कार्यवाहक संख्या होती है उसको कोरम कहते हैं। यदि निजी कंपनी के अंतर्नियमों में कोई भी अलग से प्रावधान नहीं किया गया है तो कंपनी की सभा में यदि कंपनी के 2 सदस्य भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो जाते हैं तो उस सभा की कार्यवाहक संख्या की पूर्ति मान ली जाती है। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी की सभा के लिए कार्यवाहक संख्या या गणपूर्ति सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या कंपनी की कुल सदस्य संख्या के हिसाब से ही डिसाइडेड होती है। यानी कि कितने सदस्य उसके हैं और उसके अनुसार कितने सदस्य उपस्थित होंगे तब कोरम पूरा हुआ माना जाएगा। इसके संबंध में कंपनी अधिनियम में व्यवस्था है कि अगर कंपनी के कुल सदस्यों की संख्या 1000 है तो कम से कम 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने आवश्यक हैं। यदि 1001 से 5000 तक सदस्य हैं तो कम से कम 15 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए, तब कोरम पूरा हुआ माना जाएगा। और अगर 5000 से अधिक कंपनी के सदस्यों की संख्या है तो उसमें कम से कम 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे, तभी कोरम की पूर्ति मानी जाएगी, न्यूनतम कार्यवाहक संख्या मानी जाएगी। तो इस प्रकार से निजी कंपनी को कोरम के संबंध में विशेषाधिकार प्राप्त है। अगली विशेषाधिकार के रूप में रिपोर्ट ऑन एजीएम, रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग, सेक्शन 121 धारा 121 के अनुसार वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन के बारे में है। प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को अपनी प्रत्येक एनुअल जनरल मीटिंग में निर्धारित रीति से एक प्रतिवेदन तैयार करना पड़ता है और उसे पहले से रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। लेकिन एक निजी कंपनी को ये छूट प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त है कि उसको इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन तैयार नहीं करना पड़ता। तो वार्षिक साधारण सभा की रिपोर्ट के बारे में भी धारा 121 में इनको विशेषाधिकार प्राप्त है। और अंतिम विशेषाधिकार के रूप में सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन के बारे में है, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक है और जिसका टर्नओवर, विक्रय 250 करोड़ रुपए या अधिक का है, 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक का है, उसको अपने संचालकों के प्रतिवेदन के साथ एक सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन
जिसको सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट भी कहते हैं, ये लगाना पड़ता है। लेकिन निजी कंपनी को ये विशेषाधिकार या छूट प्राप्त है कि उसको इस प्रकार का कोई भी प्रतिवेदन संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 204 और रूल MR 9 के अनुसार एक निजी कंपनी को इस प्रकार का कोई भी प्रतिवेदन या सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने जो प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस की जो बात की निजी कंपनियों को, जो विशेषाधिकार और छूटों का जिक्र जो हमने किया, उसके अतिरिक्त MCA ने 5 जून 2015 को एक अधिसूचना जारी कर कुछ और विशेषाधिकार और छूट प्रदान कर दिए हैं, जिसमें हम जिक्र करें तो पहला, कोई भी निजी कंपनी विभेदात्मक लाभांश एवं मताधिकार युक्त अंश निर्धारित की गई शर्तों का पालन किए बिना ही निर्गमित कर सकती है, अगर उसके अंतर नियमों में व्यवस्था की गई है। सीमा नियम और अंतर नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था अगर कर दी गई है तो कोई भी निजी कंपनी विभेदात्मक लाभांश एवं मताधिकार युक्त अंश निर्धारित की गई शर्तों का पालन किए बिना ही निर्गमित कर सकती हैं। दूसरा, कोई भी निजी कंपनी विभेदात्मक मताधिकार युक्त अंश निर्धारित की गई शर्तों का पालन किए बिना ही निर्गमित कर सकेंगी यदि उनके पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों में कोई व्यवस्था की गई है। धारा 47 कहती है कि कोई भी निजी कंपनी अगर अपने सीमा नियम और अंतर नियमों में व्यवस्था कर लेती है तो विभेदात्मक मताधिकार युक्त अंश निर्धारित की गई शर्तों का पालन किए बिना ही निर्गमित कर सकेगी। तीसरा, कोई भी निजी कंपनी अपने सदस्यों को दिए गए अंशों के अनुगामी निर्गम के प्रस्ताव को 15 दिनों से कम अवधि के लिए खुला रख सकती है। फॉलोअप जो इश्यूज होते हैं उनके प्रस्तावों को 15 दिनों से कम अवधि के लिए खुला रखा जा सकता है, ये भी एक विशेषाधिकार प्राप्त है। चौथा, किसी भी निजी कंपनी के लिए अंशों के फॉलोअप इश्यू के प्रस्ताव की सूचना उस निर्गम के खुलने से कम 3 दिन पूर्व देना अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि जो अनुगामी निर्गम जिसको हम फॉलोअप पब्लिक इशू बोलते हैं, पब्लिक इशू तो नहीं हो सकता, लेकिन जो जारी किया जाता है अनुगामी निर्गम, उसके प्रस्ताव की सूचना उस निर्गम के खुलने से कम 3 दिन पहले देनी होती है पब्लिक कंपनीज में। वो यहाँ निजी कंपनियों के लिए छूट दी गई है कि उनको कम 3 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य नहीं होगा। पांचवा, कोई भी निजी कंपनी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, जिसको हम ESOP बोलते हैं, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, स्टॉक विकल्प योजना के अधीन अपने कर्मचारियों को अंशों का प्रस्ताव कंपनी की सभा में साधारण संकल्प पास करके ही कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनियों में एक विशेष संकल्प पारित करना होता है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के लिए। यहाँ पर निजी कंपनी को छूट प्राप्त है कि वह साधारण सभा में साधारण संकल्प पारित करके ही कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो अपने कर्मचारियों को दे सकती है। नेक्स्ट, कोई भी निजी कंपनी जो कुछ शर्तों को पूरा करती है वह पूंजी में कमी संबंधी प्रावधानों की अनुपालना किए बिना अपने अंशों को खरीद सकती है। यदि किसी अन्य निगम निकाय ने उस कंपनी की अंश पूंजी में कोई धन निवेश नहीं किया है, या यदि उस निजी कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं अथवा किसी भी निगम निकाय से उधार ली गई राशि उसकी प्रदत्त अंश पूंजी से दुगनी अथवा 50 करोड़ रुपए से जो भी कम हो के बराबर हो, तथा उस कंपनी द्वारा अंश क्रय के ऐसे व्यवहार के समय ऐसी उधारी के पुनर्भुगतान में कोई त्रुटि नहीं की गई है, तो कोई भी निजी कंपनी पूंजी में कमी संबंधी प्रावधानों की अनुपालना किए बिना ही अपने अंशों को खरीद सकती है। नेक्स्ट विशेषाधिकार की हम बात करें तो कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रदत्त अंश पूंजी अथवा मुक्त संचय कोष के कुल योग के बराबर राशि अपने सदस्यों से जमा के रूप में प्राप्त कर सकती है।
धारा 73(2) कहती है कि कोई भी निजी कंपनी अपने प्रदत्त अंश पूंजी तथा मुक्त संचय कोष के कुल योग के बराबर की राशि अपने सदस्यों से जमा के रूप में प्राप्त कर सकती है, लेकिन अपने सदस्यों से। नेक्स्ट, यदि किसी निजी कंपनी के अंतर नियमों में अन्यथा प्रावधान नहीं है तो भी उस निजी कंपनी पर कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधान लागू होंगे, जिसमें से मुख्य हैं कंपनी की साधारण सभा की सूचना संबंधी प्रावधान, कंपनी की साधारण सभा में किए जाने वाले प्रत्येक विशेष कार्य के संबंध में तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण संबंधी प्रावधान, साधारण सभा के कोरम जिसको हम गणपूर्ति संबंधी प्रावधान भी बोलते हैं वे प्रावधान, साधारण सभा के सभापति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान, परोक्षियों संबंधी प्रावधान, मताधिकार पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान, हाथ उठाकर मतदान संबंधी प्रावधान, मतांकन द्वारा मतदान की मांग के संबंध में प्रावधान। ये इस प्रकार के प्रावधान नहीं हो तब भी वो कंपनी निजी कंपनी के कंपनी अधिनियम के निम्नांकित प्रावधान जो ऊपर बताए गए वो सारे लागू किए जा सकते हैं, जिसमें मेन आपके साधारण सभा की सूचना से संबंधित हो गया, कोरम से संबंधित हो गया, सभापति के निर्वाचन से संबंधित हो गया, मताधिकार पर प्रबंध संबंधी हो गया, हाथ उठाकर मतदान जो है उसके संबंध में हो गया, और या मतांकन द्वारा मतदान की मांग के संबंध में हो गया। ये सारे प्रावधान कंपनी अधिनियम के अनुसार लागू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, किसी भी निजी कंपनी को अपने संचालक मंडल की सभा में पारित संकल्पों को रजिस्ट्रार के पास फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रावधान की विशेषाधिकार की हम बात करें तो कोई भी निजी कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 100 करोड़ रुपए से कम है वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है जो पहले से ही 20 या अधिक कंपनियों का अंकेक्षक नियुक्त किया हुआ हो, वैसा अंकेक्षक भी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोई भी निजी कंपनी किसी भी नए व्यक्ति को जो सेवानिवृत्त नहीं हो रहा है 14 दिनों की पूर्व सूचना दिए बिना भी संचालक नियुक्त कर सकती है। इसी प्रकार से कोई भी निजी कंपनी 2 या अधिक संचालकों को एक ही संकल्प से नियुक्त कर सकती है। धारा 162 के अनुसार इनको ये भी विशेष अधिकार प्राप्त है कि कोई भी निजी कंपनी 2 या 2 से अधिक संचालकों को एक ही संकल्प से नियुक्त कर सकती है। इसी प्रकार से एक धारा 180 के अनुसार एक विशेषाधिकार यह दिया गया है कि कोई भी निजी कंपनी अपनी उन सभी शक्तियों का उपयोग अपने संचालक मंडल की सभाओं में संकल्प पारित करके कर सकती है जिनका कोई सार्वजनिक कंपनी अपनी साधारण सभा में विशेष संकल्प से सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही संचालक मंडल की सभा में उपयोग कर सकती है। तो ये भी विशेषाधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार से किसी निजी कंपनी का हितबद्ध संचालक इंटरेस्टेड डायरेक्टर किसी भी अनुबंध या सौदे में अपना हित प्रकट करने के पश्चात संचालक मंडल की सभा में भागीदारी कर सकता है जिसमें उस अनुबंध या सौदे पर विचार किया जा रहा हो। धारा 184 के अनुसार किसी भी निजी कंपनी में जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है किसी भी अनुबंध या सौदे में अपना हित प्रकट करने के पश्चात संचालक मंडल की सभा में भागीदारी कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नांकित वर्ग की निजी कंपनियां जो अपने संचालकों को ऋण प्रदान कर सकती हैं, जिसमें शामिल हैं कोई भी ऐसी निजी कंपनी जिसकी अंश पूंजी में से किसी निगम निकाय ने धन निवेश नहीं किया है, कोई भी निजी कंपनी जिसने अपनी प्रदत्त अंश पूंजी से दुगनी राशि अथवा 50 करोड़ रुपए में से जो भी कम राशि का बैंकों या वित्तीय संस्थाओं अथवा निगम निकाय से उधार लिया हो तथा ऐसी निजी कंपनी ने ऋण देने के समय उधारी के भुगतान में कोई त्रुटि नहीं की हो। इस प्रकार की निजी कंपनियां अपने संचालकों को ऋण प्रदान कर सकती हैं। नेक्स्ट, संबंधित पक्षकारों के सौदे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन संबंधी प्रावधान निजी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।
धारा 188 कहती है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस संबंधी प्रावधान निजी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट, किसी भी निजी कंपनी के लिए प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के लिए कंपनी की साधारण सभा से अथवा केंद्रीय सरकार से अनुमोदन कराना आवश्यक नहीं है। धारा 196(4) के अनुसार किसी भी निजी कंपनी के लिए प्रबंध संचालक, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर की नियुक्ति और पारिश्रमिक के लिए कंपनी की साधारण सभा से अथवा केंद्रीय सरकार से अनुमोदन कराना आवश्यक नहीं है। और अंतिम विशेषाधिकार के रूप में हम जिक्र कर सकते हैं कि यदि किसी निजी कंपनी की साधारण सभा द्वारा प्रबंध संचालक, पूर्णकालीन संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति का अनुमोदन नहीं किया जाता है तो भी उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। धारा 196(5) कहती है कि कोई भी निजी कंपनी साधारण सभा द्वारा प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति का अनुमोदन अगर नहीं भी करते हैं तो उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। निजी कंपनी की परिभाषा, विशेषताओं तथा उनको प्राप्त विशेषाधिकार और छूटों के आधार पर हम स्पष्ट रूप से सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर बता सकते हैं। तो इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए हम समझें कि सार्वजनिक कंपनी का क्या आशय है। सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा हमने पहले भी अध्ययन की है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सार्वजनिक कंपनी ऐसी कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है तथा जिसकी निर्धारित की गई राशि की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक कंपनियों के लिए कोई भी न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं कर रखी है। यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी ऐसी कंपनी, निजी या सार्वजनिक, जो निजी कंपनी नहीं है कि सहायक कंपनी है, तो वह सहायक कंपनी भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी, चाहे ऐसी सहायक कंपनी अपने अंतर नियमों में निजी कंपनी ही बनी रहे। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 में संशोधित किया गया है धारा 271 में कि कोई भी ऐसी कंपनी, निजी हो या सार्वजनिक, जो किसी कंपनी की सहायक कंपनी है तो वह सहायक कंपनी भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी, चाहे ऐसी सहायक कंपनी अपने अंतर नियमों में निजी कंपनी ही बनी रहती हो। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक कंपनी, निजी कंपनी सहित, जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है वह भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी। ऐसी सहायक कंपनी के अंतर नियमों में निजी कंपनी संबंधी प्रतिबंध एवं निषेध विद्यमान है तो वह उन्हें बनाए रख सकती है। यानी उस सहायक कंपनी को, यदि वह निजी कंपनी है, तो अपने अंतर नियमों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी वह सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी। तो अगर हम इस आधार पर देखें तो स्पष्ट है कि निजी कंपनी वह है जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है और सार्वजनिक कंपनी वह है जो निजी कंपनी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम इस अंतर स्पष्ट करें तो विभिन्न आधारों पर हम इनके अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। पहला आधार हम लेते हैं मिनिमम मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स का। न्यूनतम सदस्य या अभिदाताओं की संख्या के आधार पर स्पष्ट रूप से प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में अंतर है। एक व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त प्रत्येक निजी कंपनी में कम से कम 2 अभिदाता या सदस्य होने चाहिए और एक व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक ही सदस्य होता है और वही व्यक्ति कंपनी के सीमा नियम पर अभिदाता के रूप में हस्ताक्षर करता है। जबकि सार्वजनिक कंपनी में कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने हेतु कम से कम 7 अभिदाताओं की, सब्सक्राइबर्स की, सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। ये सब्सक्राइबर्स ही कंपनी के प्रथम सदस्य बनते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। दूसरा आधार का हम जिक्र करें तो मैक्सिमम मेंबर्स, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या 200 हो सकती है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं लगाई गई है।
तीसरे आधार की हम बात करें, आर्टिकल्स, अंतर नियम। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने अंतर नियम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि निजी कंपनी के लिए अलग से मॉडल अंतर नियम अधिनियम के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनियों के लिए अंतर नियम बनाना ऐच्छिक है, क्योंकि कंपनी अधिनियम में एक मॉडल अंतर नियम अधिनियम का प्रावधान किया गया है, इसलिए उनके लिए ये ऐच्छिक है। जो सार्वजनिक कंपनी अपने अंतर नियम नहीं बनाती है, वह अधिनियम में दिए गए मॉडल अंतर नियमों में से अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी रचना के अनुसार अंतर नियमों को अपना सकती है। चौथे आधार की हम बात करें तो प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स, अंतर नियमों के परिवर्तन के कठोर नियमों को जोड़ना। निजी कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन करने के प्रावधानों को कठोर बनाने हेतु अंतर नियमों में संशोधन करने के लिए कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन करने के लिए प्रावधानों को कठोर बनाने के लिए अंतर नियमों में संशोधन के लिए विशेष संकल्प पारित करना आवश्यक है। अगले आधार की हम बात करें तो रेजिंग ऑफ कैपिटल, पूंजी की प्राप्ति। प्रत्येक निजी कंपनी निजी आधार पर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर के द्वारा अपने लिए पूंजी प्राप्त कर सकती है। यह प्रविवरण निर्गमित कर जनता को कंपनी की प्रतिभूतियों के क्रय के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती, उसको प्रविवरण जारी नहीं करना होता है। और दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी अपने निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र के माध्यम से तथा प्रविवरण के माध्यम से पूंजी प्राप्त कर सकती है, क्योंकि उसको न्यूनतम अभिदान प्राप्त करना होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी निजी आधार पर तथा सार्वजनिक रूप से जनता को प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करके पूंजी प्राप्त कर सकती है। छठे अंतर के आधार के रूप में हम चर्चा करें तो न्यूनतम अभिदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के आधार पर निजी कंपनी पर अंशों के आवंटन से पूर्व न्यूनतम अभिदान का प्रावधान लागू नहीं होता, लेकिन सार्वजनिक कंपनी को जनता को प्रतिभूतियों के आवंटन से पूर्व न्यूनतम अभिदान को प्राप्त करना होता है। कोई भी सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर सकती है। सातवें आधार की हम चर्चा करें, अंशों का अंतरण, जो कि मुख्य रूप से है निजी और सार्वजनिक कंपनियों को डिफरेंशिएट करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। निजी कंपनी के सदस्य कंपनी के अंतर नियमों में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन ही अपने अंशों का अंतरण कर सकते हैं, यानी कि उनके अंतर नियमों में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, निषेध नहीं है लेकिन एक प्रतिबंध है कि वो अपने अंशों का अंतरण कर सकते हैं, लेकिन केवल अपने अंतर नियमों में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अंतर्गत, तो इन पर प्रतिबंध है। और दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी के सदस्य अपने अंशों का अंतरण या ट्रांसफर स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। आठवें आधार की बात करें तो जनता से धन निक्षेप या पब्लिक डिपॉजिट्स। कोई भी निजी कंपनी जनता से धन निक्षेप, पब्लिक डिपॉजिट्स आमंत्रित नहीं कर सकती। पब्लिक डिपॉजिट्स आमंत्रित या स्वीकार दोनों ही नहीं किए जा सकते। और दूसरी तरफ कोई भी सार्वजनिक कंपनी जनता से धन निक्षेप आमंत्रित कर सकती है, स्वीकार कर सकती है। संचालकों की संख्या की बात करें, डायरेक्टर्स, तो एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर अन्य सभी निजी कंपनियों में कम से कम 2 संचालक होने आवश्यक हैं। एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम 1 संचालक काफ़ी है, ये एक ही हो सकता है। और दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने आवश्यक हैं। तो अंतर स्पष्ट है कि निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने आवश्यक हैं और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने आवश्यक हैं। अगले आधार की बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्वतंत्र संचालक। किसी भी निजी कंपनी के संचालक मंडल में स्वतंत्र संचालक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा निर्धारित वर्गों की सार्वजनिक कंपनियों के संचालक मंडल के
कुल संचालकों में से कम 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक के रूप में होने आवश्यक हैं। तो ये स्पष्ट है कि निजी कंपनी में स्वतंत्र संचालक होने अनिवार्य नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनियों में 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होने आवश्यक हैं। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की हम बात करें तो इसमें भी अंतर स्पष्ट है। संचालकों की बारी बारी से सेवानिवृत्ति होती रहती है। निजी कंपनी में कंपनी के संचालकों का बारी से निवृत्त होना अनिवार्य नहीं है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन आवश्यक नहीं है। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी के कुल संचालकों में से कम 2/3 संचालक बारी से निवृत्त होने चाहिए। ऐसे संचालकों में से प्रतिवर्ष 1/3 संचालक बारी बारी से वार्षिक साधारण सभा पर सेवानिवृत्त होने आवश्यक हैं। अगले आधार की हम बात करें तो फिलिंग कैजुअल वैकेंसी इन डायरेक्टर्स ऑफिस। किसी भी निजी कंपनी का संचालक मंडल अपनी कंपनी में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए संचालक पद को भरने हेतु किसी भी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी का संचालक मंडल अपनी कंपनी में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए संचालक पद को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। धारा 161(4) में प्रावधान है कि सार्वजनिक कंपनी का संचालक मंडल अपनी कंपनी में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए संचालक पद को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी के आधार पर भी निजी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर है, जिसको हम KMP की मैनेजरियल पर्सनल के नाम से जानते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ KMP की मैनेजरियल पर्सनल। किसी भी निजी कंपनी के लिए किसी भी मुख्य पदाधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है। केवल कंपनी सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य है यदि कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। लेकिन प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, उसको मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारियों को अनिवार्यतः आवश्यक रूप से नियुक्त करना पड़ेगा। ये मुख्य अंतर है मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारियों को नियुक्ति के संबंध में। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एक बहुत बड़ा आधार है दोनों कंपनियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए। प्रबंधकीय पारिश्रमिक जो है, निजी कंपनी में प्रबंधकीय पारिश्रमिक की सीमा जो कि सार्वजनिक कंपनी में लगाई गई है वो नहीं लागू होती। निजी कंपनी में प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में अपने शुद्ध लाभ के 11% से अधिक पारिश्रमिक दिया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में अपने शुद्ध लाभों के 11% तक की सीमा के भीतर ही पारिश्रमिक दिया जा सकता है। अगले आधार की हम बात करें तो कोरम, कार्यवाहक संख्या या जिसको हम गणपूर्ति कहते हैं, एक सभा में कार्यवाही संचालित करने के लिए सदस्यों की संख्या के बारे में एक निजी कंपनी की सभा में कार्यवाहक संख्या या कोरम पूर्ति के लिए कम से कम 2 सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, जबकि सार्वजनिक कंपनी की सभा में कोरम पूरा करने के लिए निर्धारण कंपनी की कुल संख्या के आधार पर किया जाता है। 1000 से कम सदस्यों वाली कंपनी की सभा में कम से कम 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। 1001 से 5000 तक के सदस्यों वाली कंपनी की सभा में कम से कम 15 सदस्य तथा 5000 से अधिक सदस्यों वाली कंपनी की सभा में कम से कम 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे, तभी कोरम पूर्ति मानी जाएगी, न्यूनतम संख्या कार्यवाहक संख्या मानी जाएगी। अगले आधार की हम बात करें तो वार्षिक साधारण सभा में जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट ऑन AGM, किसी भी निजी कंपनी को अपनी वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन तैयार करके रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को अपनी प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही का प्रतिवेदन तैयार करके रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना पड़ता है। अगले अंतर के आधार की बात करें तो सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, सचिवीय अंकेक्षण पद्धति।
किसी भी निजी कंपनी को अपना सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन संचालकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं करना पड़ता। और दूसरी तरफ सार्वजनिक कंपनी में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक है या जिसका विक्रय टर्नओवर 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, उनको अपनी सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन अपने संचालकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होता है। और आखिरी आधार की हम बात करें, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर्स, अपने ही अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता। कोई भी निजी कंपनी अपने अंशों के क्रय के लिए अपने कर्मचारियों और सदस्यों के लिए कितनी भी वित्तीय राशि की सहायता दे सकती है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी अपनी ही प्रतिभूतियों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के सीमा के भीतर ही दे सकती है। तो ये स्पष्ट रूप से अंतर स्पष्ट होता है निजी और सार्वजनिक कंपनी में।